हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 6 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 6 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है, इंडिया चाइना होल्ड स्टॉक एग्री टू रिजॉल्व डिफरेंसेस पीसफुली। अब इंडिया और चाइना दोनों कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया है कि दोनों कंट्री इस मुद्दे को पीसफुली रिजॉल्व करना चाहती हैं। और पिछले एक महीने से ज़्यादा के टाइम से जो अब ये बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा है और जो बॉर्डर पे डिफरेंसेस है बेसिकली दोनों कंट्रीज़ के बीच अलग अलग लोकेशंस को लेकर, उनको पीसफुली रिजॉल्व किया जाएगा। इंडिया एंड चाइना held talks between their foreign ministries and agreed to follow a consensus that differences should not be escalated और differences जितने भी है उनको peacefully resolve किया जाए and should not become dispute। तो डिफरेंसेस को डिस्प्यूट में नहीं बदलने दिया जाएगा और ये जो भी डिफरेंसेस है इनको पीसफुली सॉल्व किया जाएगा, जो एलएसी पे यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं पिछले एक महीने में। तो दोनों विदेश मंत्रालय, दोनों कंट्रीज़ के विदेश मंत्रालय यानी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। तो ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे जो क्लैरिटी आई है ये काफ़ी ज़रूरी थी और ये काफ़ी अच्छा भी है कि जो डिफरेंसेस हैं उनको पीसफुली रिजॉल्व किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में चाइना का जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता हुआ देखा गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे और जितने भी डिस्प्यूटेड एरिया हैं उन लोकेशंस पे। तो अगर चाइना जो बात बोल रहा है उसको एक्चुअल में भी ग्राउंड में करेगा तो इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो यहाँ पर इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर्स हैं वो बेसिकली 3 सेक्टर में डिवाइडेड हैं और ये जो डिफरेंसेस देखे गए हैं, डिस्प्यूट देखे गए पिछले एक महीने में, वो मेनली 4 लोकेशंस पे देखे गए हैं। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है अगर उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करें तो मेनली बॉर्डर जिन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को टच करता है वो स्टेट्स हैं। पहला है लद्दाख यूनियन टेरिटरी, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, फिर तीसरा है आपका उत्तराखंड, फिर चौथा स्टेट है सिक्किम, पांचवा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। तो इन स्टेट्स और यूटी से टच करती है चाइना का बॉर्डर इंडिया के बॉर्डर से। इंडिया का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है चाइना के साथ, इसमें केवल एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख और बाकी सब स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन स्टेट के अलावा बॉर्डर को डिवाइड करने का जो दूसरा मेथड है वो है सेक्टर के बेसिस पे, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख यूनियन टेरिटरी आती है, मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है और ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आता है। इसमें जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, सेकंड नंबर पे है ईस्टर्न सेक्टर और सबसे छोटा सेक्टर है हिमाचल और उत्तराखंड का मिडिल सेक्टर। तो ये कुछ अलग अलग आस्पेक्ट हैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड। इनमें 4 बॉर्डर हैं। एक बॉर्डर है नाकुला पास में जो कि सिक्किम में, 4 लोकेशंस हैं जिन पे डिस्प्यूट हुआ था। एक है नाकुला पास सिक्किम में और बाकी 3 लोकेशंस हैं ईस्टर्न लद्दाख में और ये लोकेशंस है सोंगपो लेक, दूसरी लोकेशन है गालवान रिवर वैली और तीसरी लोकेशन है धेमचौक। तो इंडिया और चाइना के जो डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करने की बात की जा रही है दोनों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। इंडिया में जो कोविड-19 के केसेस हैं वो फ्राइडे के दिन उन केसेस की संख्या ने फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में 9,332 केसेस इंक्रीज हुए हैं, 9,332 केसेस नए मिले हैं और 297 लोगों की जान गई है एक दिन के अंदर अंदर। इसके साथ ही जो टोटल टैली है वो 2,36,000 से ज़्यादा हो गई है। 2,36,047 लोग अभी तक कोविड-19 से इंडिया में इन्फेक्टेड हो गए हैं और इस टैली के साथ इंडिया ने इटली में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस थे उनकी संख्या को क्रॉस कर दिया। इंडिया इटली में कोविड-19 के टोटल केसेस से आगे बढ़ गया है और इंडिया की जो पोजीशन हो गई है वर्ल्ड में वो 6th नंबर की कंट्री बन गई है। तो कोविड-19 के टॉप 6 इन्फेक्टेड कंट्रीज में इंडिया 6th नंबर पे पहुंच गया है। 2,36,000 टैली, ये काफ़ी बड़ा नंबर हो गया है और इंडिया में जो केसेस है पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ते ही देखे गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, मैसिव स्पाइक इन फॉरेन फ्लोज इनटू मार्केट। इंडिया में इक्विटी मार्केट की यहाँ पर बात की जा रही है। पिछले अगर हम हफ्ते की बात करें, 1 जून की बात करें तो 1 जून को इस साल में 2020 में इक्विटी मार्केट यानी सेंसेक्स और निफ्टी में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा गया है।
अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की बात करें तो इनमें काफ़ी निगेटिव रहा था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मार्च महीने में तो सबसे ज़्यादा विड्रॉ किया गया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा अपना पैसा, और जून महीने में ये जो रिवाइवल है ये देखा जा रहा है। टोटल 21,000 करोड़ अभी तक जून में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्ट किए गए, यानी कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर्स के रूप में है। शेयर खरीद के उन लोगों ने 21,000 करोड़ रुपए इंडिया के इक्विटी मार्केट में डाले। तो यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये एक ग्रुप है एसेट का, जिसमें स्टॉक्स भी आते हैं, बॉन्ड्स भी आते हैं, इवन इनके कैश इक्विवेलेंट भी रखे जाते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड डायरेक्टली बाय एन इन्वेस्टर और मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज द एंट्री ऑफ फंड इनटू ए कंट्री। अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है किसी इन्वेस्टर के थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू, जहाँ पर कोई फॉरेनर डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा किसी कंट्री के बैंक में या उसके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक में या बॉन्ड में। तो अगर इंडिया को अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, तो अगर किसी फॉरेन कंट्री से कोई पर्सन आता है, इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाता है, तो उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू कोई भी डायरेक्ट ओनरशिप फाइनेंशियल एसेट की नहीं मिलती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में किसी तरह की कोई भी डायरेक्ट ओनरशिप कंपनी में इन्वेस्टर को नहीं मिलती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यही फ़र्क है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो कंट्री का मैनेजमेंट है वो इन्वेस्टर को मिलता है, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंट्री के कैपिटल अकाउंट का पार्ट माना जाता है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट विच मेजर्स अमाउंट ऑफ मनी फ्लोइंग इन एंड फ्लोइंग आउट ऑफ ए कंट्री ओवर ए गिवन टाइम। तो जो भी पैसा किसी कंट्री में आता है या जाता है एक गिवन टाइम के दौरान, उसका पार्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है और ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट माना जाता है। एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर सिक्योरिटीज और बिजनेस। दिस मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लिक्विड होता है और लेस रिस्की होता है। अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लेस रिस्की है, लेकिन जिस कंट्री में पैसा आ रहा है उसके लिए ज़्यादा रिस्की है, बिकॉज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लिक्विड होने के कारण इन्वेस्टर कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी अपना पैसा वापस ले जा सकते हैं। तो रातों रात जैसा पैसा आता है उसी तरीके से पैसा चले भी जाता है। तो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा लिक्विड और ज़्यादा रिस्की फंड है, लेकिन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा लिक्विड तो है लेकिन लेस रिस्की है इन्वेस्टर के लिए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को हॉट मनी भी बोला जाता है, बिकॉज ये बिल्कुल इसकी जो मैकेनिज्म होती है बहुत ही क्विक होती है। इन्वेस्टर जिस तरह से जितने स्पीड से किसी कंट्री में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं उतनी स्पीड से निकाल भी सकते हैं, और इसमें स्पेकुलेशन का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जून महीने में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में ये काफ़ी कम था। मार्च में तो बहुत ज़्यादा जो विड्रॉल था वो देखा गया था। जून में 21,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ, और इसके दो रीज़न मेनली बताए जा रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के द्वारा। पहला है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपना राइट इशू ऑफर किया है, दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक ने जो अपने स्टेक को सेल करने के लिए रखे हैं, उसके कारण जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो बाय है वो किया है स्टॉक मार्केट में। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में, यानी कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी। तो यहाँ पर राइट इशूज़ क्या होते हैं? राइट इशू वो इशू ऑफ शेयर होते हैं। इट इज़ एन इशू ऑफ शेयर्स offered at a special price by a company to its existing shareholder in proportion to their holding of old share। यानी अगर किसी कंपनी के पास, किसी पर्सन के पास रिलायंस के शेयर हैं, केवल उसी को राइट होता है कि वो रिलायंस के जो एडिशनल शेयर राइट्स शेयर के अंतर्गत रिलीज किए जा रहे हैं वो परचेज कर सके। ये नॉर्मल स्टॉक मार्केट में सभी के लिए लिस्टेड नहीं होते। राइट इशू इज अ वे बाय विच कोई भी लिस्टेड कंपनी अपने लिए कैपिटल रेज कर सकती है। वो डायरेक्टली पब्लिक के पास ना जाके अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहला ये राइट देती है कि वो एडिशनल शेयर में पैसा लगा सके और इसके साथ ही कंपनी उससे एडिशनल पैसा रेज कर सके। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, सेंटर्स एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस अंडरमाइंस फेडरल स्ट्रक्चर। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस इशू किया है रिसेंटली, उसको रिजेक्ट किया है। इनके अकॉर्डिंग ये फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन है। अब ऐसा क्यों बोला है इन्होंने? बिकॉज एग्रीकल्चर
जो सब्जेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत है। कल भी हमने देखा था, ये एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट और यूनियन गवर्नमेंट उस पर कोई लेजिस्लेशन नहीं बना सकती। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाने हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो यहाँ पर स्टेट मैटर, एग्रीकल्चर जो भी है स्टेट का मैटर है, स्टेट के जुरिस्डिक्शन में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किया था वो ऑर्डिनेंस था फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस इशू किया था उसके दौरान ये उनके द्वारा जस्टिफिकेशन दिया था कि एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन ट्रेड रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट हैं उसको रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। और उसके बाद ये ऑर्डिनेंस रिलीज किया गया है। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रेड पॉइंट के बेसिस पे ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए और एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिलेटेड मुद्दों को रिफॉर्म करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये एग्रीकल्चर पे जो भी ऑर्डिनेंस है या जो भी रूल्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है और इसीलिए एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने और जो भी एग्रीकल्चर के मुद्दे होते हैं उन पर स्टेट के पास जुरिस्डिक्शन है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि स्टेट गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाए। नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 8 पे, एनजीटी फॉर्म्स पैनल टू स्टडी केस। अब केरला में एक केस हुआ था जिसमें एक हाथी को फलों के अंदर पटाखे भर के खिला दिया गया, जिससे पटाखों के फटने से हाथी मारा गया और वो बेसिकली जो फीमेल एलिफेंट था और उसकी जान चली गई। तो एनजीटी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए, एनजीटी की जो सदर्न ब्रांच है उसके द्वारा ये मुद्दा सुओ मोटो कॉग्निसेंस के ऊपर लिया गया ऑफ द डेथ ऑफ प्रेग्नेंट एलिफेंट इन केरला। एंड उसके बाद एनजीटी ने एक ज्वाइंट कमिटी बनाई है टू चेक द फैक्ट कि बेसिकली एक्चुअल में क्या हुआ है एंड रिकमेंड स्टेप टू टेक प्रिवेंटिव एक्शंस। यानी कि एनजीटी ने ये कमेटी को टास्क दिया है कि पहले तो उसमें फैक्चुअली क्या क्या चीज़ें हुई है एक्चुअल में वो समझा जाए और उसके बाद क्या ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे कि फ्यूचर में ऐसे केसेस देखने को ना मिले। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे कि जो मैन और एनिमल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है वो रोका जा सके। ये केस भी मैन और एनिमल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखा जा सकता है और जो भी वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है मैन और एनिमल के बीच। और इवन जो विलेजेस के फ्रिंज एरिया में, विलेजेस के साथ ही साथ जो फॉरेस्ट हैं वो काफ़ी पास होने के कारण भी जो मैन और एनिमल के मूवमेंट के दौरान ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बढ़ते हुए देखे गए हैं। इस पैनल में जो मेंबर होंगे वो मिनिमम सीनियर ऑफिसर्स होंगे, नॉट ब्लो रैंक ऑफ चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। इसके अलावा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, सीनियर ऑफिसर फ्रॉम वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो सदर्न जोन के वाइल्ड लाइफ वार्डन और जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ हैं उस एरिया के और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इन सारे मेंबर्स की एक टीम होगी जो पूरे मामले को समझेगी और आगे किस तरह प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाने हैं उसको रिकमेंड करेगी। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आगे ना हो और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए एनजीटी के द्वारा ये कदम उठाया गया है, ये पैनल बनाया गया है। एनजीटी को इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 के एक्ट के बाद। और एनजीटी का जो मेन फोकस होता है वो एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस को स्पीडी रिजॉल्व करने पे होता है। स्पीडी डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल केसेस के लिए एनजीटी को बनाया गया था। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच नई दिल्ली में है और इसके अलावा अलग अलग रीजन्स में इसके बाकी ब्रांचेस रखी गई हैं। एनजीटी के जो अभी के चेयरमैन हैं वो आदर्श कुमार गोयल हैं। तो ये हो गई एनजीटी की बात। अब हम आगे की न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अहेड ऑफ वोट फॉर यूएनएससी सीट इंडिया लॉन्चेस कैंपेन ब्राउजर। तो इंडिया की 2020 और 21 के लिए परमानेंट मेंबरशिप की जो सीट है वो ऑलमोस्ट गारंटी मानी जा रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसके लिए इंडिया ने अपनी तरफ से कुछ फोकस एरियाज होंगे इंडिया के लिए अगले 1 साल के लिए, जिस दौरान इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाला है। तो ये जो कुछ मुद्दे हैं ये है इंटरनेशनल टेररिज्म, यूनाइटेड नेशन में किस तरह से रिफॉर्म किया जाना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंशन, स्ट्रीमलाइनिंग सिक्योरिटी काउंसिल्स, पीस कीपिंग ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। तो इन
पर्टिकुलर मुद्दों पे बात किया जाएगा और इंडिया के द्वारा इनको फोकस में रखा जाएगा, जो अपकमिंग एक टेन्योर है इंडिया का उसके लिए। तो 2020 और 21 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर की तरह अपॉइंट होने वाला है। इसके लिए वोटिंग होनी है इसी महीने 17 जून को न्यूयॉर्क में, और इंडिया की सीट गारंटी मानी जा रही है बिकॉज एशिया पैसिफिक रीजन से इंडिया सोल कैंडिडेट माना जा रहा है। अभी तक कोई इंडिया के अपोज में खड़ा नहीं हुआ है। 193 बॉडी की ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए वोटिंग की जाती है। यूनाइटेड जनरल असेंबली में टोटल मेंबर है 193 और इसके 2/3 मेंबर का इंडिया को सपोर्ट चाहिए। लास्ट ईयर जब ये वोटिंग हुई थी 2010 में, इंडिया को 190 वोट्स में से 187 वोट मिले थे और इंडिया काफ़ी अच्छी मेजोरिटी के साथ विन हुआ था। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि इंडिया की सीट ऑलमोस्ट गारंटीड है। 129 जो मिनिमम वोट हैं वो होने चाहिए किसी कंट्री को एक रीजन से इलेक्ट होने के लिए। इंडिया ने जो अपना एक नया नॉर्म और एक नई अपने रूल्स और गाइडलाइंस 2020-21 के टेन्यूर के लिए अनाउंस की है। इंडियाज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग दिस टेन्यूर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विल बी अचीवमेंट ऑफ नॉर्म्स। एक ये एक्रोनिम बनाया है इंडिया ने, नॉर्म्स, NORMS, विच स्टैंड्स फॉर न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर रूल के बेसिस पे इंडिया काम करेगा और इंडिया का ऑब्जेक्टिव होगा नॉर्म्स, न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम। और ये जो सीट है 2020-21 में इंडिया को मिलनी थी, इसमें एक्चुअल में इंडिया का टर्म नहीं था। इंडिया का जो रूटीन के अकॉर्डिंग टर्म आना था वो आना था 2026 में, लेकिन इंडिया ने अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट किया था और अफगानिस्तान के गुड फेथ में ये जो सीट है वो इंडिया को मिलेगी। To our good fortune, Islamic Republic of Afghanistan agreed in a gesture to our friendship to step aside for 21-22 सीट। 2021 और 22 की जो सीट है वो अफगानिस्तान ने छोड़ के इंडिया को दे दी है और उसके कारण ही इंडिया को 2021-22 की सीट मिलने वाली है। तो 2021 और 22 2021 एंड 22 की जो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है वो इंडिया के लिए अफगानिस्तान ने छोड़ी। इसके अलावा भी, इंडिया के अलावा भी कुछ कंट्रीज एज ए नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट होने वाले हैं। वो कंट्रीज हैं मैक्सिको, एक्सपेक्टेड है कि मैक्सिको अनअपोज्ड लैटिन अमेरिका से आने वाला है। इसके अलावा वेस्ट यूरोपियन एंड अदर ग्रुप के रीजन से कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे में 2 सीट्स, 2 कंट्रीज आने वाली हैं और अफ्रीकन सीट में 2 कैंडिडेट हैं, कीनिया और जिबूती। ये जो इंडिया का टर्म होगा ये 8वां टर्म होगा। दिस विल बी 8th टाइम द नेशन विल ऑक्यूपाई नॉन परमानेंट सीट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये 8th टर्म है, 8th टर्म इंडिया का जो 21-22 के लिए होना है। ड्राफ्ट रूल्स प्रोहिबिट यूज ऑफ ड्रोन्स फॉर डिलीवरी। DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड डिलीवरी ने रिसेंटली फूड एग्रीगेटर यानी जोमेटो और स्विगी जैसी 13 कंपनियों को अलाउ किया था ड्रोन डिलीवरी के ट्रायल के लिए। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर हम बात करें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसमें प्रोहिबिट किया गया है कैरेज ऑफ पेलोड एज वेल एज ड्रॉपिंग ऑफ आर्टिकल्स बाय UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के द्वारा किसी भी तरह का लोड ले जाने का जो काम है उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है नए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के नियम के अकॉर्डिंग। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नोटिफाई किया है ये रूल्स, जिसको बोला जा रहा है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट रूल्स 2020, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट रूल्स 2020, जिसमें किसी भी तरह के इंपोर्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ओइंग ड्रोन्स एज वेल एज ड्रोन पोर्ट्स और एयरक्राफ्ट फॉर ड्रोन्स के रिगार्डिंग रूल फ्रेम किए गए हैं। ड्रोन से रिलेटेड कुछ रूल्स करीब 1.5 साल पहले सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए थे और इन रूल्स में ये बताया गया था कि 13 कंपनीज जिसमें फूड एग्रीगेटर भी आते हैं वो ड्रोन रिलेटेड जो ट्रायल्स हैं वो कंपनियां करवा सकती हैं। और ये जो ट्रायल्स हैं ये बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट करवाया जा सकता है। मतलब कि अगर फूड एग्रीगेटर को अपने फूड डिलीवर करने के लिए ड्रोन का यूज़ करना है तो इसके रिगार्डिंग ट्रायल करवा सकते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली ऑर्डर आया है
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का, उसमें यह बोला गया है कि किसी भी तरह का पेलोड ले जाना प्रोहिबिटेड होगा अनटिल अनलेस स्पेसिफिक केस में अप्रूव किया जाए। इसका रूल नंबर 36 और 38 में मिनिस्ट्री ने ये बताया है कि नो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट शैल कैरी एनी पेलोड अनलेस स्पेसिफाइड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीसीए। तो ई कॉमर्स कंपनी हो या फिर मेडिकल सप्लाईज हो, इनसे रिलेटेड जो भी नियम आने हैं उसको काफ़ी लंबा टाइम लगना है। एक तो पहले ट्रायल सक्सेसफुल होना चाहिए, जो 1.5 साल के टाइम में अभी तक पूरी तरीके से ट्रायल नहीं हुए हैं, और ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद जो नए रूल बनाए जाने की प्रक्रिया है उसमें करीब साल भर लगना है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये बोला है कि एक सेपरेट रूल्स विच विल इनेबल यूज ऑफ ड्रोन्स फॉर ई कॉमर्स और डिलीवरिंग मेडिकल सप्लाईज में टेक अ ईयर, मतलब मिनिमम 1 साल के बाद ही ई कॉमर्स कंपनी या फिर मेडिकल सप्लाईज के लिए अगर ड्रोन का यूज़ किया जाना है तो उनके लिए जो रूल्स बनेंगे उनमें 1 साल लगने वाला है। डीजीसीए सेंट्रल अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है, और जो भी सिविल एविएशन रिलेटेड नॉर्म्स हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनको सुपरवाइज करने का काम डीजीसीए के द्वारा किया जाता है। कैन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ट्रीट ऑल एट आयुष्मान भारत रेट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन पूछा है गवर्नमेंट से। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू वेदर कोविड-19 पेशेंट हु आर नॉट बेनिफिशियरी एंड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम कैन बी ट्रीटेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल एट द सेम सब्सिडाइज रेट ऑफर्ड अंडर द स्कीम। तो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो अभी कोविड-19 के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसमें टोटल खर्चा आ रहा है करीब 4,000 रुपये पर बेनिफिशियरी, लेकिन उसी प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा जो बेनिफिशियरी नहीं है इस स्कीम के तहत, उनका जो टोटल खर्चा है वो है 50,000 रुपये। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है जो ट्रीटमेंट का। उसके अगेंस्ट एक पेटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई की जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबडे की लीडरशिप में एक बेंच के द्वारा। तो वहाँ पर इस बेंच की तरफ से गवर्नमेंट को से ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसमें जिन लोगों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो बाकी पॉपुलेशन के लिए ट्रीटमेंट किया जा सकता है या नहीं उस रेट पे। इसके अलावा जो चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं उनमें भी जो कोविड-19 का टेस्टिंग प्राइस है, जो ट्रीटमेंट प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उनकी तरफ से भी काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट बनाए जा रहे हैं, और जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनको किसी तरह की कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। तो क्वेश्चन कोर्ट ने इसके बारे में भी पूछा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जिनको पब्लिक लैंड दी गई है अलग अलग कंसेशनल रेट पे, उनके द्वारा भी जो पेशेंट्स हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट के लिए, और स्कीम क्यों पूरी सोसाइटी के लिए एक यूनिवर्सल वे में यूज़ नहीं की जा सकती। आयुष्मान भारत ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई एक स्कीम है जिसमें 10 लाख हाउस होल्ड को जो सेकेंडरी और टर्सरी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो 5 लाख तक का उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है। तो ये इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस सेकेंडरी और टर्सरी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 10 लाख हाउस होल्ड के लिए प्रोवाइड किया गया है, जिसमें करीब 50 लाख लोग इस पूरे स्कीम से इंडिया में कवर हो रहे हैं, ऐसा मानना है। वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ है, यूएस सीक्स फुल अकाउंटिंग ऑफ तियानमेन मसाकर। तो तियानमेन मसाकर जो 4 जून 1989 को चाइना में हुआ था, ये एक जो डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन प्रोटेस्टर्स को चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा एक बड़े पैमाने पर चाइनीज़ मशीनरी से रिप्रेस किया गया, और इस प्रोटेस्ट में कई लोगों की जान गई थी। माना जाता है कि 1000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। उसकी एनिवर्सरी मनाई गई हांगकांग में, और कल भी हमने पढ़ा था हांगकांग में गवर्नमेंट के बैन के बावजूद लोगों के द्वारा इस एनिवर्सरी में कैंडल जलाया गया। तो अभी यूएसए ने फिर से इस मुद्दे को रिवाइव करने की कोशिश की है, और चाइना से बोला है कि जितने लोग मारे गए थे, जितने लोग मिसिंग हैं, और जितने लोग प्रभावित हुए थे इस मैसेकर में 1989 में, उनकी फुल अकाउंटिंग चाइना की तरफ से रिलीज की जानी चाहिए। और अभी तक चाइना ने ऑफिशियली किसी तरह का कोई आंकड़ा इस पर्टिकुलर मैसेकर, इस पर्टिकुलर रिप्रेशन के रिगार्डिंग नहीं दिया है। चाइना में 1989 का जो तियानमेन स्क्वायर मैसेकर है उसके बारे में बात करना भी सेंसर है, लेकिन हांगकांग में हर साल इस की एनिवर्सरी मनाई जाती है और लोगों के द्वारा उन लोगों को याद किया जाता है जो इस मैसेकर में मारे गए थे। तो उसी पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में यहाँ पर दिया गया है।
सेकंड न्यूज़ है वैक्सीन प्रोग्राम गेट्स 8.8 बिलियन फंडिंग। कल हमने पढ़ा था गावी एक वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के लिए वर्ल्ड ओवर एक सोसाइटी है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलती है और इसके द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए और जो भी पुअर कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनको ट्रीटमेंट के लिए सपोर्ट करने के लिए एक फंड बनाया जा रहा है। इस फंड में जो टोटल पैसा इकट्ठा हुआ है अभी तक 8.8 बिलियन डॉलर का पैसा इकट्ठा हुआ है। इसमें 50 से ज़्यादा देशों ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड pledge for 8.8 billion dollar for global vaccine alliance Gavi to help immunization programs डिसरप्टेड बाई कोरोना वायरस। तो इसमें कोरोना वायरस के कारण जो प्रॉब्लम हुई है वो तो है ही, इसके अलावा भी जो बाकी डिजीज के कारण इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे थे वर्ल्ड ओवर, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रुक गए हैं। उन प्रोग्राम्स को दोबारा से रिवाइव करने के लिए भी इस गावी के फंड का यूज़ किया जाएगा। तो प्रमोटिंग कॉल्स फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन टू इंश्योर पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन इज अवेलेबल टू ऑल। और अगर कोई कोविड-19 की वैक्सीन आती है तो वो हर एक पर्सन को मिलनी चाहिए वर्ल्ड में। ऐसी जो एक्शन है वो लिए जाएंगे, ऐसे रूल्स फ्रेम किए जाएंगे। मोर देन 50 कंट्रीज टुक पार्ट एज वेल एज इंडिविजुअल सच एज जो फिलोंथ्रोपिस्ट हैं बिल गेट्स, उनके द्वारा भी एक बड़ा फंड अवेलेबल करवाया गया करीब 1.6 बिलियन डॉलर का गावी के इस नए इनिशिएटिव के लिए। तो गावी के बारे में हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। गावी ऑफिशियली इसको वैक्सीन अलायंस बोला जाता है। इट इज़ अ पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेस टू इम्यूनाइजेशन इन पुअर कंट्रीज। तो जितनी भी पुअर कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इम्यूनाइजेशन किया जाए, उससे रिलेटेड काम गावी के द्वारा किए जाते हैं। इट ब्रिंग्स टुगेदर डेवलपिंग कंट्रीज एंड डोनर गवर्नमेंट्स। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो भी पैसा देने वाली गवर्नमेंट्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, इवन वैक्सीन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में है, रिसर्च एंड टेक्निकल अलायंसेज, सिविल सोसाइटी, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन और जो भी प्राइवेट बिलेनियर्स हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल मिल के काम करते हैं गावी के अम्ब्रेला टर्म के अंदर। तो गावी के अंतर्गत ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे इंडिविजुअल, सारे ग्रुप्स मिलके इम्यूनाइजेशन को वर्ल्ड में बढ़ाने के लिए काम करते हैं। गावी एक ऑब्जर्वर स्टेटस गावी को मिला हुआ है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। इसका हेडक्वार्टर है जेनोवा, स्विट्जरलैंड में। इसके फाउंडर है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो बिल और मिलिंडा गेट्स के द्वारा ओन की जाती है। और इसको एस्टैब्लिश किया गया था जनवरी 2000 में। जनवरी 2000 में, यानी 20 साल हो गए हैं गावी को। बिजनेस पेज पे न्यूज़ है सन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है। इसके द्वारा कोविड-19 की एक नई ड्रग का ट्रायल किया जा रहा है। इसका फेज 2 ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। ये जो ड्रग है ये है AQCH। ये एक फाइटो फार्मास्यूटिकल जो कि एक प्लांट ड्राइव ड्रग है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो ACQH एक प्लांट ड्राइव्ड ड्रग है। ये प्लांट से ड्रग रेडी की जा रही है और कंपनी ने ऐसा बोला है कि इसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का फेज 2 ट्रायल के लिए जो अप्रूवल है वो मिल गया है और इसके जो रिजल्ट हैं वो अक्टूबर 2020 तक आने वाले हैं। तो ये जो वैक्सीन है ये फाइटो फार्मास्यूटिकल वैक्सीन है या फार्मास्यूटिकल ड्रग है। ये प्लांट बेस्ड ड्रग है AQCH, जो सर्न फार्मा के द्वारा लॉन्च की जाएगी आफ्टर सक्सेसफुल ट्रायल। डोंट इनिशिएट न्यू स्कीम्स, मिनिस्ट्रीज टोल्ड। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सारी मिनिस्ट्रीज और सारे डिपार्टमेंट को एक नोटिफिकेशन दिया है जिसमें किसी भी तरह की कोई नई स्कीम रिलीज करने के लिए मना किया है। बिकॉज कोविड-19 के कारण काफ़ी सारे फाइनेंशियल और अदर क्राइसिस क्रिएट हो गए हैं, जिसके कारण जो नई स्कीम से रिलेटेड काम है, इवन जो जिन स्कीम्स को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया था वो भी होल्ड कर दी गई है। तो जितनी भी फंडिंग नई स्कीम को जानी चाहिए वो फिजिबल नहीं दिख रही है। इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सारे मंत्रालय को ये बोल दिया है कि कोई नई स्कीम इस फाइनेंशियल ईयर में रिलीज नहीं की जाएगी। जो भी स्कीम्स है दैट आर ऑलरेडी अप्रूव्ड फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर विल रिमेन सस्पेंडेड टिल मार्च 31 नेक्स्ट ईयर और फर्दर ऑर्डर। तो 31 मार्च तक जो भी स्कीम इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्रूव्ड थी उनको भी होल्ड कर दिया गया है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात कही गई है। RBI क्रिएट्स 500 करोड़ फंड टू बूस्ट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बेसिकली किसको बोलते हैं? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो डिजिटल
पेमेंट रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने की बात की जा रही है। तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्री में प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने एक फंड बनाया है जिसमें 500 करोड़ रुपए का ये फंड होगा। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉइंट ऑफ जो सेल मशीन्स हैं उनको जो लो या टायर 2 से टायर 3, टायर 4, टायर 5 कंट्रीज़ हैं उनमें ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए ये जो फंड है वो क्रिएट किया गया है आरबीआई के द्वारा, और आरबीआई ने इसमें 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में 250 करोड़ रुपए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किए हैं। आरबीआई हैज़ क्रिएटेड अ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये फंड का नाम है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, PIDF, to encourage acquirers to deploy पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ फिजिकल एंड डिजिटल मोड में जो पेमेंट है उसको बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए इन टायर 3 टू टायर 6 सिटीज़। तो टायर 1 और 2 में तो ऑलरेडी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक डिसेंट लेवल पे है, लेकिन टायर 3, 4, 5 और 6 में काफ़ी कम है। तो जो छोटे शहर हैं, जो विलेजेस हैं, उनमें ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये इनिशिएटिव इंप्लीमेंट किया जाएगा। आरबीआई विल मेक एन इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ 250 करोड़ टू पीआईडीएफ कवरिंग हाफ ऑफ द फंड, वाइल रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो कार्ड इशूइंग बैंक से आएगा और जो कार्ड नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं इन द कंट्री उनकी तरफ से आएगा। तो 50% आरबीआई ने दिया है, 50% बैंकों की तरफ से आना है, और जो पेमेंट रिलेटेड जो कंपनीज हैं, पेमेंट नेटवर्क की कंपनीज, उनकी तरफ से आना है। तो पीआईडीएफ विल बी गवर्नड बाय ए एडवाइजरी काउंसिल। इसको गवर्न करने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल होंगी और मैनेज एंड एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा आरबीआई। तो होलसेल जो जुरिस्डिक्शन होगा ये आरबीआई के अंडर में ही काम करेगा, आरबीआई इसको मैनेज और एडमिनिस्टर करेगा, और इसके जो डे टू डे जो गवर्नेंस से रिलेटेड काम है वो एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा किए जाएंगे। पीआईडीएफ विल ऑल्सो रिसीव रिकरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू कवर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस फ्रॉम कार्ड इशूइंग बैंक एंड कार्ड नेटवर्क। तो जो भी एक्सपेंसेस है वो पीआईडीएफ के द्वारा ही बैंक के एक्सपेंसेस और कार्ड इशूइंग नेटवर्क के एक्सपेंसेस किए जाएंगे। ज़्यादातर जो पीयूएस टर्मिनल्स हैं या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स है वो इंडिया में टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में ही देखने को मिले हैं। जो छोटे शहर हैं, टाउन हैं, उनमें बहुत कम है। तो इन छोटे टाउन्स में और स्मॉल सिटीज़ में और विलेजेस तक टायर 3 से टायर 6 तक के जो लोकेशंस हैं उनमें पीओएस के टर्मिनल्स बढ़ाने के लिए ये जो फंड है उसको क्रिएट किया गया है, जिसका नाम है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। यहाँ पर एक न्यूज़ है, किरण मजूमदार सॉ इज ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर। तो बायोकॉन की चेयरपर्सन है किरण मजूमदार शाह, इनको ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। 41 कंट्रीज़ के 46 एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनमें से इनका नाम भी इंडिया से है। तो ये जो अवार्ड है ये 41 कंट्री में 46 लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें और इंडिया में बायोकॉन की जो चेयरपर्सन है किरण मजूमदार शाह, इनको ये अवार्ड 2020 के लिए दिया जाना है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।